हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिल्ड आईएएस पीसीएस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अभी हाल ही में हुए 69th बीपीएससी एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही दोस्तों हम करेक्ट आंसर को भी साथ में देखते चलेंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस बीपीएससी ने रिपीट किए हैं और करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन हमारे इस चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन से आए हैं। इसीलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें और अभी तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। दोस्तों, ये तीनों चीज 5G की मदद से सक्षम की जाएंगी या सुदृढ़ की जाएंगी। इसका तीनों चीज सही है दोस्तों। इस प्रकार से इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीएससी का पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दोस्तों अंतरिक्ष मिशन के बारे में दिया गया है और सूची 2 में किसकी खोज की गई है अंतरिक्ष मिशन से, इसके बारे में दिया गया है। चलिए सबसे पहला को देखते हैं। कैसिनी ह्यूजेंस। दोस्तों, ये शनि और उसके वलय के बारे में खोज किया है। जूनो, मैंने करंट अफेयर्स के सेशन में इसको कवर किया है। बृहस्पति। आर्टेमिस, दोस्तों ये भी मैंने करंट अफेयर्स के सेशन में कवर किया, अभी हाल ही में चर्चा में था ये, तो ये इसका 4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दोस्तों कपड़ा दिया हुआ है और सूची 2 में इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है ये दिया गया है। सबसे पहला देख लेते हैं लेनिन। लेनिन को दोस्तों सन का पौधा से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सन का पौधा यानी कि फ्लैक्स प्लांट से, फ्लैक्स प्लांट से। और जटा या कॉयर को नारियल के पौधे से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए का 2, ए का 2, ए का 2, बी का 1, बी का 1, सी का 4, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3। तो इस प्रकार से दोस्तों करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सैगिनिटा और टेनिया एशियाटा के कारण होता है। दूसरा कथन, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टोकॉर्गिस या एनसीसी कहा जाता है। दोस्तों, मैंने ये टॉप 10 के वीडियो में कवर किया है डिटेल में। इस प्रकार से दोस्तों इसकी ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार से इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? दोस्तों, कोबरा, पाइथन, स्क्वेरल और जावा ये चारों कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? चैट जीपीटी, चैट जीपीटी जो भी हाल ही में चर्चा में थी। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म दोस्तों चैट जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर होता है। और दोस्तों ये भी मैंने करंट अफेयर्स के सेशन में इसको कवर किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव का स्वाद नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है पूछा है। मीठा है, ये तो करेक्ट है। कड़वा भी है, ये भी करेक्ट है। नमकीन, ये भी करेक्ट है। उमामी, ये भी करेक्ट है। और खट्टा, ये भी सही है। तो सिर्फ नंबर 4 और नंबर 7 ऑप्शन दोस्तों ये नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? सही सुमेलित है दोस्तों पूछा गया है यहाँ पे, इस चीज को आप ध्यान देंगे। एनरोक्सिया, एनरोक्सिया दोस्तों ये खाने का विकार होता है, लेकिन यहाँ पे नींद संबंधी विकार दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। इंसोम्निया आपको पता ही है दोस्तों, ये नींद संबंधी विकार है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये भी गलत है।
डिस्पीनिया ये सांस की तकलीफ होती है, ये सही है। एंसोमिया ये गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, ये सही सुमेलित है। इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ब्रह्मांड में पल्सर दोस्तों घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे को कहा जाता है, और किसी तारे का विस्फोट को दोस्तों क्या कहा जाता है, आपको पता है, ये सुपरनोवा। चलिए अगले क्वेश्चन, इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रयोगशाला में विकसित एलडीजी एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रेफाइट। दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा में ये था, प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए थे तो ये लैब में विकसित हीरे चर्चा में थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? दोस्तों केवलर का इस्तेमाल किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। HMX का फुल फॉर्म क्या है? HMX का फुल फॉर्म दोस्तों हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। इसका दोस्तों केवल एक ऑप्शन सी स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनाइड रोबोट का क्या नाम है? दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आयोग ने रिपीट किया है, और दोस्तों इसको मैंने पिछले साल के करंट अफेयर्स के सेशन में कवर किया था। इसका ऑप्टिमस करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैनहट्टन परियोजना क्या है? मैनहट्टन परियोजना दोस्तों एटॉमिक न्यूक्लियर रिसर्च से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब या इमेज वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वस्तु के आकार के बराबर एक ही कंडीशन पर होता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहती है, तो उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण के केस में। ये आप पढ़े होंगे, बेसिक चीज है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों विलेय का संगठन के रूप में, या कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट के रूप में जाना जाता है। ये भी बिल्कुल दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, आपको पता होगा ये। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं? दोस्तों ये सार्स कोविड 2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी को प्रवेश कराकर ये करती है, इसका मैकेनिज्म है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? दोस्तों संतरे का रस भी कंडक्टर है। नमकीन पानी भी आपको पता है, सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी पता है आपको। लेकिन दोस्तों नींबू का रस बिजली का कुचालक यानी कि इंसुलेटर होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। दोस्तों ये बार बार पूछा जाने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? दोस्तों उसमें क्या होगा कि किसी भी क्षण यानी कि किसी भी टाइम पीरियड में उसकी वेलोसिटी या वेग कम होगा, एक ही होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान के लिए कैसे काम करते हैं? दोस्तों इसका मैकेनिज्म पूछ लिया गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लगातार नई परत जुड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्र तल का फैलाव यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसको अगर इंग्लिश में कहें तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग। संवहन की प्रक्रिया यानी कि कन्वेक्शन का प्रोसेस दोस्तों एटमॉस्फेयर में होता है, इससे कोई लेना देना नहीं इस क्वेश्चन से।
भूकंप आपको पता ही है। सबडक्शन दोस्तों, सबडक्शन ये क्या होता है कि जब क्रस्ट ब्रेक होता है तो ये ब्रेकिंग प्रोसेस है, डिस्ट्रॉइंग प्रोसेस है, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपको ये पता होगा। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है दोस्तों? इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत कहा जाता है। ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। mRNA पद का विस्तारित रूप, यानी कि दोस्तों ये यहाँ पे डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लिया गया, ये तो मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? डायनेमो द्वारा। ये भी बिल्कुल बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने अभी हाल ही में फिजिक्स का जो अपलोड किया था उसमें ये क्वेश्चन मैंने कवर किया था, आपको पता होगा। धारा घनत्व या करंट डेंसिटी क्या होता है दोस्तों? करंट डेंसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इस प्रकार से दोस्तों ये वेक्टर क्वांटिटी है या सदिश राशि। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? दोस्तों सबसे अधिक उपयोगी आणविक लक्ष्य के बेसिस पे किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा कर देता है, रिएक्शन रेट को कौन कम कर देता है दोस्तों? उत्प्रेरक वर्धक जो है, उत्प्रेरक वर्धक ये इंक्रीज कर देता है। विषमांगी उत्प्रेरक भी, यानी कि होमोजेनियस कैटलिस्ट भी इंक्रीज कर देता है। कैटलिस्ट भी ये भी इंक्रीज कर देता है दोस्तों। ये समांगी उत्प्रेरक, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में कहें तो हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ये क्या करता है दोस्तों? ये धीमा कर देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शिपव्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमी शॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों का मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहाँ है दोस्तों? ये लक्षद्वीप, लक्षद्वीप तट के बाहर ये स्थित है दोस्तों। अभी हाल ही में चर्चा में रहा, इसलिए क्योंकि अभी ये शिपवर्क टूरिज्म यानी कि इम्प्लोड की घटना हुई है जिसमें कि 5 लोग मारे गए थे, इस वजह से दोस्तों ये चीज चर्चा में थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं दोस्तों। वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, ये बिल्कुल सही है। वैश्विक व्यापार का लगभग 50% दोस्तों नहीं 75%, ये गलत है। विश्व का लगभग 2/3 जनसंख्या, दोस्तों ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, ऑप्शन पहला और तीसरा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों मैंने G20 का वीडियो भी डिटेल में अपलोड किया है, आप उसे अगर देखे होंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आप सही करके आए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रूस के वैगनर भारे के सैनिक समूह का मुखिया कौन है दोस्तों? यवनेगी प्रोगजिन। दोस्तों ये भी मैंने करंट अफेयर्स के सेशन में भी हाल ही में कवर किया है, जो आप देखे होंगे आप ये बिल्कुल सही करके आए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है दोस्तों? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। मैं ये टॉप 10 के करंट अफेयर्स के वीडियो में बार बार इसको मैं कवर करते रहता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? सही कथन पूछा गया, आप ये चीज ध्यान देंगे यहाँ पे। सबसे पहला देखते हैं, उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों इसमें सिर्फ आपको अगर ये भी पता होगा कि उनकी मृत्यु जो है अभी हाल ही में हुई है 96 वर्ष की आयु में, तब भी आप दोस्तों ये क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या था? इसका विषय दोस्तों गौरव का मार्ग, यानी कि पाथ टू प्राइड। अभी हाल ही में मैंने इसको कवर किया था करंट अफेयर्स के सेशन में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
ठांडी युद्ध महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? म्यांमार में। दोस्तों ये भी मैंने करंट अफेयर्स के सेशन में कवर किया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसमें 4 कथन दिए गए हैं, चलिए बारी बारी से देख लेते हैं उसको। व्हाइट हाउस का पता 1800, दोस्तों 1800 नहीं बल्कि 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है, ये स्टेटमेंट गलत है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। जॉन एडम्स दोस्तों अमेरिका के द्वितीय राष्ट्रपति हैं, लेकिन इस निवास में निवास करने वाले, इस इमारत में निवास करने वाले वे पहले राष्ट्रपति बने, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोस्तों इस प्रकार से इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? दोस्तों ये एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। दोस्तों ये भी मैंने करंट अफेयर्स के सेशन में कवर किया टॉप 10 में नेट मीटरिंग को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कलर कॉम्बिनेशन पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मैजेंटा, मैजेंटा दोस्तों रेड और ब्लू यानी कि लाल और नीला के कॉम्बिनेशन से मैजेंटा कलर बनाया जाता है, ए का 2 हो जाएगा। और टील दोस्तों नीला, हरा और सफेद के कॉम्बिनेशन से टील कलर बनाया जाता है, बी का 3, ए का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बी का 3, ए का 2, तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और सियान हरा एवं नीला, करेक्ट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का क्या नाम है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? दोस्तों अभी हाल ही में अभी मैंने बताया कि इम्प्लोड की जो घटना हुई थी, जिनमें एक समरसिबल था जिसमें 5 लोग मारे गए थे, उसका क्या नाम था? यहाँ पे डायरेक्ट दोस्तों नाम पूछ लिया गया, उसका नाम टाइटेन था। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था हमने, वो इंडिया के रेफरेंस में पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट से दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दोस्तों जूते, फैशन सहायक सामग्री की लिस्टिंग दी हुई है और सूची 2 में इसके विवरण के बारे में दिया गया। चलिए सबसे पहला देखते हैं बैरेट। बैरेट को दोस्तों टोपी, एक प्रकार की टोपी होती है, ये जो आर्मी कैप होता है, ये इस तरह का। और दोस्तों एविएटर जो है, ये आपको पता है एविएटर, ये सनग्लास होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आप देख लीजिए, यहीं से 2 अगर आपको पता है तो आप आराम से यहाँ देख लेंगे। ए का 3, ए का 3 और सी का 2, ए का 3, सी का 2। इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब बाकी भी देख लेते हैं। बी का 4 हो जाएगा, डी का 5 हो जाएगा और ई का दोस्तों 1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहां दिया था? दोस्तों ये क्वेश्चन बराक ओबामा के संदर्भ में पूछा गया है। इन्होंने अभी हाल ही में इंडिया के खिलाफ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था बराक ओबामा ने, और ये कहां दिया था? ये एथेंस में दिया था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े सही सुमेलित है? फ्लशिंग मेडोज दोस्तों, फ्लशिंग मेडोज ये यूएस ओपन है, ना कि फ्रेंच ओपन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। वीनस रोज वाटर डिश ये विंबलडन ट्रॉफी, ये एक महिला है, ये भी बिल्कुल सही है। रोलैंड गैरोस ये यूएस ओपन नहीं बल्कि फ्रेंच ओपन, ये गलत स्टेटमेंट है। और दोस्तों ये 4 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? 576 दोस्तों, मैंने ये भी करंट अफेयर्स के सेशन में कवर किया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? दोस्तों, जो आप मेरा अगर करंट अफेयर्स का सेशन फॉलो करते होंगे तो आप ये बिल्कुल करेक्ट करके आए होंगे, तमिलनाडु इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान में। दोस्तों, ये नागालैंड में यहीं पे छोड़े गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? यूएसए ने। दोस्तों, मैंने ये भी करंट अफेयर्स के सेशन में हाल ही में कवर किया है। वहां पे बिल एक पारित किया गया है यूएसए में, जहां पे अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा, जो कि इजिप्ट की राजधानी है, आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। और दोस्तों, मैंने ये भी करंट अफेयर्स के सेशन में कवर किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? ग्रेड 6 से ग्रेड 8 तक। और दोस्तों, यहाँ पे स्टार्टिंग वाला पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। दोस्तों, ये भी मैंने करंट अफेयर्स के सेशन में कवर किया है। जो मेरा करंट अफेयर्स का सेशन अगर जो लोग रेगुलर देखते होंगे वो ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करके आए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी में समझ आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? दोस्तों, ये अधिनियम न्यूजीलैंड में हाल ही में पारित किया गया था। ये क्वेश्चन भी मैंने दोस्तों करंट अफेयर्स में कवर किया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टिलिया ड्रेम्बस कहा जाता है, ये टिलिया ड्रेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? रूस में। दोस्तों, ये भी मैंने करंट अफेयर्स के सेशन में कवर किया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा, लिस्बन कहां की राजधानी दोस्तों? पुर्तगाल की। किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? महासागर। ओशियन कॉन्फ्रेंस हुआ भी हाल ही में। लिस्बन डिक्लेरेशन के नाम से इसको जाना जाता है। लिस्बन डिक्लेरेशन यानी कि लिस्बन घोषणा हिंदी में कहें तो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, बैल तो पता था, हाथी भी पता है, ये सील पे दिखा गया दोनों, लेकिन घोड़ा दोस्तों उन लोगों को नहीं पता था। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? दोस्तों, यहाँ पे नहीं है पूछा गया, आप ये चीज ध्यान रखेंगे। कुतुब मीनार को दोस्तों, कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया था, और लाल किला को भी 2007 में घोषित किया गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडिया गेट जो है विश्व धरोहर स्थल नहीं है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इंडिया गेट नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? आयरलैंड से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? 16 मई 1975 को। 1975 ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है, सबसे अधिक? चलिए एक बारी बारी से दोस्तों देखते हैं। यूरो जो है दोस्तों, इसकी वैल्यू इंडिया के करेंसी के कंपैरिजन में इतना है 87.91। पाउंड स्टेरलिंग की दोस्तों 101.28 है, और यूएस डॉलर 83.04 है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पाउंड स्टेरलिंग सबसे महंगी। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? 2047 तक। दोस्तों ये भी मैंने बिहार करंट अफेयर्स में कवर किया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजीनी क्या है? दोस्तों सुजीनी एक प्रकार की कढ़ाई है जिसका संबंध मुजफ्फरपुर से है और दोस्तों इसको जीआई टैग मिला हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखते हैं। ये बिहार के वर्तमान बांका जिले, दोस्तों बांका जिले में नहीं बल्कि भागलपुर जिले में स्थित है ये। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। गोपाल नहीं दोस्तों, धर्मपाल ने की थी। ये भी स्टेटमेंट गलत, ये भी स्टेटमेंट गलत है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट को देखें अगर हम, तो यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो दोस्तों इस प्रकार से करेक्ट ऑप्शन जो है ये स्टेटमेंट नहीं होगा, ना भी ये, ना ही ये होगा, ना ही इस प्रकार से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन का क्या कारण था? पहला स्टेटमेंट, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। ये दोस्तों ये कारण नहीं है। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। ये भी दोस्तों नहीं है। प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दोस्तों युद्धों में तोपों की शुरुआत फर्स्ट टाइम बाबर के समय के, मतलब इसका करेक्ट जो इसका रीजन था, एक ये भी रीजन था। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था? दोस्तों सूरत को बाबुल मक्का के नाम से जाना जाता था मुगल काल में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसकी थी? मराठा प्रशासन की। दोस्तों ये डायरेक्ट यूपीएससी का रिपीट कर दिया गया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग कहाँ स्थित है? दोस्तों अजंता गुफा में स्थित है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन यूपीएससी का पूछ लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फाहियान एक, निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था, सही बात है, जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दोस्तों ये फाहियान हर्ष के शासनकाल में नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय, दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं बल्कि हर्ष के समय में आया था। ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। दोस्तों यहाँ पे जो स्वैप कर दिया गया है, तो इस प्रकार से दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दोस्तों नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित सूची 2 में इसके किस फील्ड में थे ये वो दिया गया है। तो ए में चरक, ब्रह्मगुप्त, वाराहमिहि, विशाखदत्त। दोस्तों सबसे पहला देख लेते हैं ब्रह्मगुप्त। आपको पता ही गणित से संबंधित है। आपको ये अगर पता चल जाएगा तो दोस्तों आप इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेंगे। बी का 1 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, देख लीजिए बी का 1। बाकी देख लेते हैं ए का 2, ए का 2 आपको चिकित्सा से संबंधित, सी का 4 और डी का 3। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी यूपीएससी का पूछ लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की? बलबन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाथ पंथियों, सिद्धियों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वुड के 1854 के
प्रेषण में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम में के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन यूपीएससी का पीवाईक्यू पूछा गया है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? कर्नाट वंश। ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी का ही रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगृह। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना गया। यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछा गया है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो इस प्रकार से दोस्तों करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चारों स्टेटमेंट्स इसके सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? कामंदक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई थी। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? समुद्रगुप्त के पास। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? 22 मार्च 1912 को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन को देखते हैं। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दोस्तों तीसरी नहीं बल्कि दूसरी है। और तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है दोस्तों? आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, लेक ह्यूरोन। ये गलत स्टेटमेंट है। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। दोस्तों इसकी सीमाएं 3 देशों से ही लगती है। और 3 देशों में कौन कौन है? तंजानिया, केन्या और युगांडा। रवांडा से इसकी सीमा नहीं लगती है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा से जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। दोस्तों इसमें गलत पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं 1 और 2 इसका करेक्ट, इसका जो है सही क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंचता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंचता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर जो है, यहाँ पे टेम्परेचर स्वैप कर दिया गया है। मैदानी इलाके में 40 डिग्री सेल्सियस और जबकि पहाड़ी इलाके में 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला सूची में दोस्तों खोजकर्ता दिया हुआ है, दूसरा सूची में इसका जन्म स्थान दिया हुआ है। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म स्थान दोस्तों इटली। जैक्स कार्टियर ये दोस्तों इसका जन्म स्थान फ्रांस था।
और सर फ्रांसिस ड्रेक, इसका जन्म स्थान दोस्तों यूनाइटेड किंगडम था। और फर्नांडिन मैगलिन, इसका जन्म स्थान दोस्तों पुर्तगाल। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूएई के रियासती राज्य हैं कितने हैं दोस्तों? 7 रियासती राज्य हैं, 7। अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल फैन, फजूरैन, रास अल खैमा। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास निकलती है? नगरी गांव के पास। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार में है दोस्तों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये यूपी में है। और गजनेर वन्य जीव अभयारण्य ये राजस्थान में है दोस्तों। और भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य ये भी बिहार में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र नहीं है जो इससे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों ये भी मैंने टॉप 10 में कवर किया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी नदी, जो कि नेपाल में इसे कहा जाता है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? त्रिवेणी नहर का निर्माण दोस्तों गंडक नदी पर किया गया है। ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पहले अभिकथन देख लेते हैं, एसर्शन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेशर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की शिराएं पाई जाती हैं। और इसका रीजन देख लेते हैं। किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। ये भी बिल्कुल सही ये भी, और इसका रीजन भी बिल्कुल सही है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टान प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। धारवाड़ चट्टान प्रणाली दोस्तों ये सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन में दोस्तों ए करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको दोस्तों इसमें एक भी पता है तो आप बाकी का पता कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारंदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं दोस्तों मन्नार की खाड़ी में, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू, जो कि राजधानी है भूटान की, इसका स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लास 11th की एनसीईआरटी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों यहाँ पे आपको सही स्टेटमेंट बताना है। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। दोस्तों प्राकृतिक गैस जो है धारवाड़ चट्टान में नहीं पाई जाती, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। प्राकृतिक गैस जो है बॉम्बे हाई और गुजरात में पाया जाता है। अब्रक कोडरमा में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। आपको सही ही बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 179। ये भी दोस्तों डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 89 नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और 89 साउदर्न हेमिस्फेयर में, और एक आपको इक्वेटर का मिला लीजिए।
तो टोटल आपको 179 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत कितनी ऊंचाई है? दोस्तों ऊंचाई जो है 100 मीटर है, और इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? बघेलखंड में दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है दोस्तों, पूछा गया, तो अल्मोड़ा नहीं लगा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? अल नीनो धारा दोस्तों पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दोस्तों देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, और उसमें कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगले स्टेटमेंट को देखते हैं दोस्तों। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश पीएन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज के मामले में उपलक्ष्य में की गई थी। और यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है, पूछा गया है, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देख लेते हैं। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। दोस्तों 8 नहीं बल्कि 10 मौलिक कर्तव्य हैं, और 11वां जो है 11वां आपको 86 अमेंडमेंट में जोड़ा गया है। ये गलत स्टेटमेंट है। इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 47। दोस्तों 47 नहीं बल्कि 48A। ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं इसमें। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोस्तों इसमें गलत पूछा गया है, तो गलत इसमें दूसरा और तीसरा जो है, अभी मैंने देखा दूसरा और तीसरा जो है इसमें गलत है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं कौन सी हैं? आदिम लक्षणों के संकेत होना, ये बिल्कुल सही है। विशिष्ट संस्कृति, ये भी बिल्कुल सही है। बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, ये भी बिल्कुल सही है। पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें सभी जो है सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है ये। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 17। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार पूछा जाता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जनजाति से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों के सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत है? तो यहाँ पे एक इस वर्ड का गौर करेंगे, सर्वप्रथम दिया है, तो सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसका करेक्ट ऑप्शन जो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सूची 1 में सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को सूची 2 में उनकी स्थापना वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। पहला सूची में दोस्तों राजनीतिक दल दिया हुआ है और सूची 2 में उसके स्थापना के वर्ष दिए हुए हैं। जब सबसे पहले देख लेते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसकी स्थापना जो है 1925 में की गई थी। दोस्तों अगर आपको ये भी पता है तो आप बाकी का पता कर लेंगे। ए का थ्री, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस या किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? दोस्तों देख लेते हैं बारी बारी से इसका। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां ये शामिल है दोस्तों, सोना ये भी शामिल है, विशेष आहरण अधिकार ये भी शामिल है, आरक्षित किस्त स्थिति ये भी दोस्तों इसमें शामिल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है, ये बिल्कुल सही बात है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं, ये भी बिल्कुल दोस्तों सही स्टेटमेंट है। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है, ये सही स्टेटमेंट है। इनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करता है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति, दोस्तों यहाँ पे 10,000 दिया हुआ जो जबकि 1,000 होता है, जीवित जन्मों पर व्यक्ति की जाती है, ये गलत स्टेटमेंट है। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी दोस्तों, 189.6 ये नहीं था, जबकि अगर हम डेटा को देखें तो 1946 से 1950 के बीच 134 और 1951 से 1961 में 146। तो दोस्तों ये भी स्टेटमेंट गलत है। और वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30, ये सही स्टेटमेंट है दोस्तों। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। दोस्तों उत्तर प्रदेश नहीं था, जबकि मध्य प्रदेश था, 46 थी इसकी मोर्टेलिटी रेट। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे सही कथन पूछा गया है तो सही इसमें दोस्तों सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट ही सही है दोस्तों। ये आप आयोग पर छोड़ दीजिए, उसके आंसर की आने का वेट कीजिए आप। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, किसी देश के व्यक्ति द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को, ये गलत स्टेटमेंट है। ज्ञान में वृद्धि करने को, कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, दोस्तों ये कंबाइंड है और इसका कंबाइंड दोस्तों ऑप्शन 4 में दिया हुआ, देश के लोगों को ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो ऑप्शन 4 हो जाएगा। और दोस्तों ये भी यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखते हैं, शोधन अक्षमता से तात्पर्य है उसकी उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। दोस्तों इसका जो डेफिनेशन है ये स्वैप कर दिया गया है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो आप ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? 1956। अगला देख लेते हैं।
उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस योजना के आवेदकों को दो श्रेणियां, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। ये भी दोस्तों ये रॉन्ग ऑप्शन है। यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर लगभग 8% दोस्तों बल्कि 5% का औसत प्रोत्साहित प्रदान करती है। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है कि कौन कौन से रॉन्ग है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। दोस्तों खान मंत्रालय नहीं बल्कि पंचायती राज मंत्रालय, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहां पे आपको दोस्तों रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा गया है, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है इसमें। अब दूसरा देख लेते हैं। यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। CORS का मतलब क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। दोस्तों यहाँ पे इसका फुल फॉर्म गलत दिया हुआ है। CORS का फुल फॉर्म कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन होता है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इस प्रकार से दोस्तों करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ आपको गलत पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन है? राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन भत्ते को कम करने का आदेश दे सकते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता दोस्तों है। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश दे सकते हैं। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको सही स्टेटमेंट पूछा गया है, तो इस प्रकार से दोस्तों 1, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा भी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, ये गलत है दोस्तों। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, ये सही है। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट। दोस्तों आपको यहाँ पे सही पूछा गया है, तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है, पहला तो गलत ही है, तो ये और ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करती है? पहला स्टेटमेंट, निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है। दोस्तों कमी नहीं बल्कि इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है, वृद्धि नहीं बल्कि डिक्रीमेंट हुआ है, ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे दोस्तों आपको सही पूछा गया है, इसमें से सही कौन कौन से हैं? तो पहला और दूसरा जो है इसमें गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? दोस्तों 2011 के सेंसस के अनुसार 4391418 है। और दोस्तों ये क्वेश्चन को भी आप आयोग पर छोड़ दीजिए, आंसर की का वेट करिए। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया दोस्तों? तो व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों नहीं है पूछा गया है। इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है, ये बिल्कुल सही बात है। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है, ये भी सही बात है। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, ये गलत है दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। दोस्तों 9.2 नहीं बल्कि 9.3%। वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7%, दोस्तों 6.7%, ये भी रॉन्ग है। पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है, कम नहीं हुआ है बल्कि दोस्तों बढ़ा है, ये भी गलत है। ये तीनों दोस्तों गलत है, ये तीनों गलत है। तो इसमें दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है तीनों इसके सही कारण है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिहार का वह रोसैया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी? दोस्तों बतख मियां। ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला घटना होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? होम रूल आंदोलन 1916 में। और सूरत विभाजन, सूरत स्प्लिट 1907 में। और खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों 1918 में। और मिंटो मार्ले सुधार ये 1909 में। इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? दोस्तों यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। इल्बर्ट बिल दोस्तों, इल्बर्ट बिल जो है ये लॉर्ड रिपन किस समय में लाया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी यही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इलाहाबाद। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? 1632 में। ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पता ही है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? अहमदाबाद हड़ताल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? श्री कृष्ण सिंह। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? दोस्तों चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को देख लेते हैं दोस्तों। भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। तत्वबोधिनी सभा ये देवेंद्र नाथ टैगोर। और आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय।
तो इस प्रकार से दोस्तों करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए का 2, बी का 1 और सी का 3, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी, भारत के किस राज्य से थी ये? कर्नाटक से। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? इस ये भी थे दोस्तों, ये भी थे, जे एंड्रयू ये सदस्य नहीं थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार किस नेता के थे? दोस्तों ये स्टेटमेंट जो था लाला लाजपत राय के थे स्टेटमेंट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? कराची अधिवेशन 1931। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बिल्ड आईएएस के अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।